है और साथ में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो जो ये शेप वाला केस है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो एडिसिव होता है वो ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन हो जाती, जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली फिर याद कर लिया था कि अगर वाटर और ग्लास का केस होगा तो यहाँ पर कैसा कॉनकेव बनेगा, और अगर ग्लास और मरकरी का केस होगा कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉनकेव, यहाँ पर कॉन्वेक्स। अब हम लोग इसी के बेसिस पर यहाँ पर देखे थे कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल में क्या बताया गया था कि जो एंगल इनसाइड रहेगा, इनसाइड एंगल, और जो सॉलिड और ये जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं मेनिस्कस पर, उसके बीच का एंगल। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर थीटा लेस देन 90, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो पता ही रहता है हमें, मतलब ये टर्म यूज किया जा सकता है एक्यूट, ऑब्ट्यूस। तो थीटा लेस देन 90 तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल आता है तो इसका मतलब वो जो लिक्विड होगा वो सॉलिड की तरफ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, ने कोशिश करेगा, और जो शेप बन जाता है वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप बनता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये होता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल थीटा ग्रेटर देन 90। तो ये जब केस होगा तो ये यहाँ पर किस केस में रहेगा, जब कॉन्वेक्स सरफेस होगा, मतलब ऊपर से उभरा हुआ, जैसा कि मरकरी के केस में बनता है। तो एक्यूट एंगल में जो सरफेस होगा वो सॉलिड सरफेस वो वेट हो जाएगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये वेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो वेटेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था नीट में। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसी के बेसिस पर फिर कुछ और भी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैपिलरिटी को देखेंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक्सेस प्रेशर पर। तो पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है इसको समझ लें कि एक्सेस प्रेशर यहाँ पर कैसे है, क्या कैसे जनरेट होता है। जैसे नाम दिया गया एक्सेस, ठीक है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है वो। तो जैसे यहाँ पर सब कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहता ही रहता है। अब सब कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कहीं पर अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर उससे जनरेट हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। कम अगर हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वहां पर वो एक्सेस प्रेशर होता है। तो एक्सेस प्रेशर कैसे यहां जनरेट हो जाता है ये समझो पहले। जैसे यहां पर देखो, हम इस चीज को आपको बता रहे हैं, जैसे ये पॉइंट जो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर वाला वो कैसे है। जैसे आप सोचो कि आपको एक बॉल दे दी जाए, और उस बॉल को आपने हाथ में लिया और उसके बाद उसको आपने दबा दिया, ठीक है, कंप्रेस किया। तो जब आप कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर होगा, जैसे जब आपने बॉल लिया और बॉल के अंदर भी एयर थी, ठीक है, यहाँ पर, और बाहर भी एयर थी, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सपोज कर लेते हैं P0 है, ठीक है, तो अंदर भी है बाहर भी। लेकिन अगर आपने इस बॉल को प्रेस कर दिया, तो अगर आप प्रेस करेंगे तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। घटेगा वाले कौन से हैं, सो रहे हो, जग जाओ बेटा। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को दबाओगे तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर यहां पर इंक्रीज करेगा। तो जो भी यहां पर प्रेशर एक्स्ट्रा आपने जो जनरेट कर दिया, या इसके कंप्रेस होने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो एक्सेस प्रेशर कहलाएगा कि आपने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर दिया। अब आप सोचो कि जो ये सरफेसेस होती हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की। आप अगर इसको अपने आप दबा रहे थे उस बॉल को, तो एक तरह से आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की तो कोशिश कर रहे थे। मतलब जो सरफेस है उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर का प्रेशर आपको कैसा दिख रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां जो ये सरफेस है, ये ऑटोमेटिकली जो भी लिक्विड्स होते हैं उनकी सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, जो भी सरफेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब जो अंदर होगा, उस कुछ भी जो भी चीज अंदर है उसको वो प्रेस करेगी। भाई जैसे ये इतना हो गई, ठीक है, अभी ये और कोशिश तो इसकी वही रहेगी कि हम और छोटा हो जाए और सरफेस एरिया कम हो जाए, क्योंकि जब सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो वो बहुत कंप्रेस होकर छोटा होना चाह रहा है। तो ये हमेशा कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर देगा ड्यू टू कंप्रेशन।
ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सेस प्रेशर। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, अ ड्रॉप और बबल tries to contract and so compress the matter enclosed। मतलब जो इसके अंदर मैटर होगा, अगर एयर होगी या लिक्विड होगा, तो उसको ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। Thus, pressure inside a bubble or drop is greater than outside pressure। इसलिए बाहर से जो प्रेशर होगा, जो अंदर प्रेशर हो जाएगा, वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा रहेगा। The difference of pressure is called excess pressure। जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एक्सेस प्रेशर। बात क्लियर हो गई ना? इसका डेरिवेशन भी होता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम लोग करेंगे नहीं। डायरेक्ट हम लोग को बस समझना था कि एक्सेस प्रेशर क्या है और इसका जो फार्मूला है वो समझ लें। तो अब जैसे आप यहां सोचो कि इसमें एक सरफेस है, तो इसके लिए जो अंदर एक्सेस प्रेशर आएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसका फॉर्मूला रहेगा 2T डिवाइडेड बाई R, V इज इक्वल टू 2T बाई R। तो जो ये प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये क्या है, एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो ये अंदर के मटेरियल को जो यहाँ पर इनक्लोज्ड है उसको ये कंप्रेस करेगी, और इसलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, एंड द एक्सेस प्रेशर इज 2T बाई R। इसमें एक ही सरफेस है ना, ये तो हमने आपको समझा ही दिया था सब। इसमें एक सिंगल सरफेस है, अंदर लिक्विड है, बाहर सरफेस है, अंदर कोई सरफेस नहीं होगी, अंदर पूरा क्या है, एक मटेरियल लिक्विड। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये उसी का उल्टा केस होता है, यहाँ पर लिक्विड बाहर है और एयर अंदर है, तो ये कैसा, इसमें कितने सरफेस होंगे, एक ही सरफेस इसमें होगा, एयर बबल इनसाइड लिक्विड। ठीक है, तो बबल इनसाइड लिक्विड में भी एक सरफेस होगा, तो यहां पर भी देखो वही सेम फार्मूला आएगा 2T डिवाइडेड बाई R। क्योंकि ये अंदर का एक ही सरफेस है और वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो एक्सेस प्रेशर जनरेट कर देगा। लेकिन जो सोप बबल होता है, मतलब बबल इन एयर, तो उसमें कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस यहां पर रहेंगे। तो अगर दो सरफेस है यहां पर, तो फिर जो भी प्रेशर हो जाएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर का एक सरफेस और बाहर का सरफेस, तो बाहर का सरफेस भी इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अंदर का सरफेस भी इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4T डिवाइडेड बाई R, जहां पर T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉप। क्लियर हो गया ना? तो जिसमें एक एक सरफेस था उसमें 2T बाई R, 2T बाई R, जिसमें दो सरफेस थे उसमें 4T डिवाइडेड बाई R। अब यहां पर एक पॉइंट ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप लिख लो। स्पेशली जगह नहीं थी, बट वहां है जगह, उसमें आप लिख सकते हैं। पहले समझ लो क्या है। इन एनी केस, मतलब ऊपर के कोई भी केस आप देखो, चाहे वो बबल का हो, चाहे वो सोप बबल का केस हो, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप का केस हो, मतलब चाहे ये वाला लिक्विड ड्रॉप का केस है, या फिर आप ये जो एक्सेस प्रेशर देख रहे हैं एयर बबल में, या फिर आप देख रहे हैं जो सोप बबल में, सभी केसेस में जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यहां पर देखो किसी भी केस में अगर आप देखो तो जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के रेडियस के। चाहे आप किसी में देखो, सब में आर नीचे ही तो आ रहा है, इसमें भी आर नीचे है, इसमें भी आर नीचे, इसमें भी आर नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा। मतलब जिसका जो बबल या जो यहाँ पर ड्रॉप छोटी होगी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगा उसमें प्रेशर कम होगा। एंड प्रेशर इनसाइड, तो इनसाइड अगर हम टोटल प्रेशर देखें, जैसे P क्या है, एक्सेस प्रेशर, और जो प्रेशर इनसाइड, जैसे सिर्फ आपसे कहा जाए प्रेशर इनसाइड द बबल,
तो प्रेशर इनसाइड द बबल का मतलब टोटल प्रेशर लिखेंगे ना, कि टोटल प्रेशर वहां कितना है, एक्सेस नहीं, तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी, जहां पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में, तो जितना बाहर होगा उतना अंदर ही होगा, प्रेशर तो सब कहीं बराबर है, जैसे बाहर पी नॉट है तो अंदर भी पी नॉट रहेगा, तो जैसे यहाँ पर है हम लोग, तो यहाँ कहीं भी आप प्रेशर देखो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रहेगा, और वो कहीं भी रहेगा, जैसे आप बॉटल रखे हैं, बॉटल के बाहर भी प्रेशर पी है और अंदर भी प्रेशर पी है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें उसकी बात, प्लस जो उसमें होता है वो एक्सेस होता है, जैसे कोई कॉलम है तो वहां पर हम देखते हैं तो उसमें पी प्लस पी नॉट प्लस एच रो जी लगा देते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब कहीं प्रेजेंट है, तो पी नॉट यहां भी, पी नॉट यहां भी, यहां इसके अलावा जो प्रेशर होगा वो एक्सेस प्रेशर होगा, और ये टोटल प्रेशर बन जाएगा पी इनसाइड, ठीक है, तो ये किसी भी केस में रहेगा, चाहे इस केस में देखो चाहे पिछले वाले में, तो सब कहीं ना लिखकर एक ही जगह पर लिख दिया गया, इन एनी केस पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड प्रेशर इनसाइड इज पी नॉट प्लस पी, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नोट कर लेंगे। नोट कर लेना आपने। इसके बाद एक ये केस है यहां पर, for a given liquid excess pressure P inversely proportional to R, that is pressure inside a smaller bubble or drop is higher than inside a larger bubble or drop, तो ये भी हमने पीछे बताया कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसमें प्रेशर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर वही पॉइंट लिख दिया गया, चाहे वो बबल हो चाहे वो ड्रॉप हो, किसी भी केस में, तो अगर स्मॉल है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। So air will flow from bubble A to B if T, A and TV are open. अगर T और TV को ओपन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे ये एक, यहाँ पर आप इसको ड्रॉप समझ लो या बबल समझ लो, कुछ भी है, तो ये ब्लू वाला दिखाया गया, मान लीजिए ये एक बबल है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लू वाला दिखाया गया, ये भी एक बबल है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने टी और टीबी को यहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा, जो छोटा बबल है वो छोटा है, तो उसके अंदर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इनवर्स में रहेगा ना, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसमें प्रेशर रहेगा ज्यादा और इसमें प्रेशर रहेगा कम, तो फिर क्या होगा, ज्यादा प्रेशर है तो इसका मतलब एयर या कोई भी लिक्विड हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहां प्रेशर रहेगा हाई, यहां हो जाएगा लो, तो हाई प्रेशर से फ्लो करेगा एयर और किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ, तो जो छोटा था वो और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा यहां पर, ठीक है, बीच में भैया मत खड़े हुआ करो, जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, तो यहां पर जो भी ये कंडीशन है इसमें देखो, इसको अंदर की तरफ एरो करके दिखाया गया, ठीक है, सब में, तो ये छोटा होता चला जाएगा, और इसमें बाहर की तरफ एरोस दिखाया गया, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था, हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, ऐसे कुछ लोग ये चीज रट लेते हैं कि छोटा है तो वहां पर जैसे जो छोटा दिख रहा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा दिख रहा है वो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा और बड़ा याद करने के साथ साथ हमें ये दिमाग में रखना है कि छोटे का मतलब छोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर से और बड़े का मतलब बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर से, उसने इसी चीज का फायदा उठाकर उसने एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन बना दिया था, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे, तो यहाँ ध्यान रखना कि छोटे और बड़े का मतलब छोटे और बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर से है, तो ये वाला तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the excess pressure in case of drop or bubble
इन अ लिक्विड 2T डिवाइडेड बाई R, मतलब लिक्विड ड्रॉप हो या बबल हो इन अ लिक्विड, तो उसमें एक सिंगल सरफेस रहेगा ना। अगर हम ड्रॉप की बात करें तो उसमें भी सिंगल सरफेस, और अगर हम बबल की बात करें इनसाइड लिक्विड उसमें भी सिंगल सरफेस, 2T बाई R, एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनसाइड टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ रहेगा, फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स साइड कह दें, या तो या तो हम कहते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, या हम कहते हैं कॉनकेव टू कॉन्वेक्स साइड। दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर मेनिस्कस ऑफ लिक्विड्स। अब जरा देखो यहां पर बताया क्या जा रहा है। यहां पर जैसे ये लिक्विड मेनिस्कस है, इसे मान लिया ये यहां पर वाटर फिल कर दिया गया, तो वाटर में शेप कैसा बनता है, कॉनकेव। मरकरी फिल कर दिया गया, शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव, सॉरी ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर जो प्रेशर होगा तो वो आपको दिखाएगा यहाँ P, और यहाँ P माइनस 2T बाई आर, और यहाँ पर P और यहाँ पर P प्लस 2T बाई आर। अब एक काम यहाँ पर पहले कर लो, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं थोड़े सिंबल्स चेंज कराऊंगा यहाँ पर भी, कुछ आगे भी। जैसे अभी P हमने सिंबल लिया था एक्सेस प्रेशर के लिए, तो कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा चेंज करा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो P लिखा है इसको P नॉट कर लो बस, जैसे पीछे जैसे हमने बताया सिंबल वैसे ही वही सिंबल यहाँ करा दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी सिंबल्स का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस तो होता नहीं, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर है, अब कहीं P लिख दिया, P डैश लिख दिया, P नॉट लिख दिया, P इन लिख दिया, P आउट लिख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे पीछे हमने लिया P नॉट वैसे यहाँ ले लिया। तो P नॉट हमने क्या लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P नॉट क्या लिया था हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहां देखो इसमें कम दिखाया गया, इसमें ज्यादा दिखाया गया। तो अब ये बात हम याद कैसे रखें, ठीक है, कैसे क्या हो। तो एक तो हम याद ऐसे मतलब जैसे याद कर लिया इस चीज को कि इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई बार होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है अचानक से कि यार उसमें नीचे माइनस था या प्लस था। तो हम लोग इसको अगर समझ लेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा वो। तो अब सबसे पहले देखो जैसे यहाँ जो कहा गया इनसाइड टू आउटसाइड या कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। नॉर्मली कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉनकेव का मतलब दबा हुआ पार्ट, जैसे ऐसे है ये दबा हुआ पार्ट है तो ये कॉनकेव हो गया, और जैसे ऐसे कर दिया तो ये उभरा हुआ पार्ट ये कॉन्वेक्स हो जाता है। लेकिन जैसे हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो वहां पर कॉनकेव कॉन्वेक्स को थोड़ा सा एक अलग वे में डिसाइड किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर। वहां ये नहीं कि कोई भी सरफेस ऐसे दबा हुआ उसको देखा तो उस लेंस को या उस मिरर को आपने कह दिया कि वो कॉनकेव है। तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा अलग वे में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो हम लोग समझेंगे आगे। कॉनकेव या कॉन्वेक्स का जो यहाँ पर मतलब है वो सीधा सीधा है कि कॉनकेव मतलब जैसे ऐसे दबा हुआ पार्ट है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ऐसा उभरा हुआ पार्ट है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अब जरा देखो पीछे यहाँ पर कि अगर हम प्रेशर की बात करें किसी भी केस में, तो जो एक्सेस प्रेशर होगा, तो जब आप इसे दबाएंगे, जैसे मान लीजिए बॉल होती है इसको आप प्रेस करते, जैसे ये सरफेस टेंशन इसको प्रेस कर रहा है, तो अगर प्रेस कर रहा है तो जो भी अंदर है प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ लगेगा ना, जो एक्सेस प्रेशर है वो बाहर की तरफ। क्योंकि जैसे हम स्प्रिंग का केस, तो प्रेशर भी एक तरह से जो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है, जैसे स्प्रिंग का केस होता है कि स्प्रिंग में आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो कोहेसिव फोर्स की वजह से अंदर अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर, या हम कहते हैं वहां पर जो इलास्टिक फोर्स होता है उसकी वजह से अंदर की तरफ फोर्स जनरेट होता है अपोजिट। तो वैसे यहाँ पर कि अगर हम इसको दबाएंगे तो हम इस चीज को दबा रहे हैं तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा। जैसे आप तो कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक्सपेंड होने की, अपनी पहले जैसी कंडीशन में आने की। तो वो क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा या प्रेशर जनरेट करेगा। तो आप ये सरफेस उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी प्रेशर होगा वो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, जो एक्सेस प्रेशर होगा, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड। तो जरा देखो इनसाइड में जो सरफेस दिखेगा वो कैसा दिखेगा, कॉनकेव दबा हुआ, और बाहर की तरफ देखो तो कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ कॉन्वेक्स। यानी कि जो प्रेशर जनरेट हो रहा है कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड की तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो जरा, हम इस चीज को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे सब कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, यहां अगर आप प्रेशर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, यहां देखोगे ये भी एटमॉस्फेयर में, यहां पर प्रेशर क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इसके नीचे वाले जो पॉइंट है वहां पर प्रेशर क्या होगा ये हमें समझना है, देखना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे यहां पर ध्यान रख देंगे, जैसे मान लिया हम आपसे कह दें
कि आपके हाथ में हमने एक बॉल रख दी, ठीक है, यहां पर आप इमेजिन करो कि जैसे हमने यहां पर एक बॉल रख ली। अब उस बॉल को अगर हमें कंप्रेस करना है, ठीक है, मतलब दबाना है, तो दबाने के लिए हम अपनी फिंगर्स को ऐसे ही तो मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे ना, तभी तो वो बॉल यहां जो रखी है वो दबेगी। बॉल दिख रही है ना, हाँ तब ठीक। तो उसको दबाने के लिए हम उसको ऐसे दबाएंगे ना। अगर आपसे कहा जाए उसको दबाओ, कंप्रेस करो, तो आप ऐसे कंप्रेस करेंगे। ऐसा थोड़ा कि कहा जाए दबाओ तो आप अपनी उंगलियां नीचे की तरफ पलट देंगे, हाँ दब रही बॉल। तो ये अगर कंप्रेस करना है तो आपको ऐसे कंप्रेस करना है, यानी कि आप यहां जो चीज है उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करा। और जब आप उसको दबाने के लिए अपना हाथ ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये शेप कैसा बन रहा है, कॉनकेव। यानी कि जो कॉनकेव शेप के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हैं उसको दबाने के लिए और वो चीज कंप्रेस हो रही जो इसके बीच में है, तो इसके बीच में जो मटेरियल है वो कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपका शेप कैसा जा रहा है, कॉनकेव। यानी कि कॉनकेव जिधर दिखेगा उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा। और या कह दें कि अगर हम ये कह रहे हैं कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स की तरफ प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई। तो कभी भी अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ये बॉल वाला एग्जांपल अपने दिमाग में लाना कि अगर यहाँ बॉल रखी होती उसको ऐसे दबाते तो शेप कैसा बनता, कॉनकेव, और बॉल के अंदर प्रेशर बढ़ता, यानी कि कॉनकेव के अंदर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें यहां पर एक सिंगल सरफेस की, जैसे यहां देखो सिंगल सरफेस है ना, इधर साइड में लिक्विड इधर साइड में एयर, तो एक ही सरफेस तो मिलेगा ना। ऐसे अगर आप इसमें देखो तो क्या दो सरफेस है, एक ही तो है, बाहर बाहर के मॉलिक्यूल है वही सरफेस टेंशन होगा, अंदर तो सब लिक्विड है पूरा, ठीक है। तो इसमें भी एक सरफेस इसमें भी एक सरफेस, तो सिंगल सरफेस की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, 2T/R। यानी कि जो अंतर आएगा वो 2T/R का ही तो आएगा, कि अगर इधर इतना है तो अपोजिट साइड में कितना कम होगा, जितना एक्सेस प्रेशर होता है। जैसे अगर हम यहां पर दबाएं, ठीक है, तो बाहर भी इधर भी प्रेशर P0 है, इधर भी प्रेशर P0 है, सब कहीं P0 है। तो अंदर अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो प्रेशर P0 के अलावा एक्सेस प्रेशर ही तो आएगा, जितना हम दबा रहे हैं उतना एक्सेस प्रेशर ही तो आएगा। तो अगर हम कह दें इधर एक्सेस प्रेशर आ रहा है तो सिंगल सरफेस की वजह से कितना आएगा, 2T/R, ठीक है। अब हम चाहे कह दें इधर ज्यादा है या हम कह दें अपोजिट साइड में कम है, तो आप देखो अगर यहां एटमॉस्फेयर है तो ये तो पहले से डिसाइड हो गया यहाँ P0 होगा, तो फिर हम दूसरी साइड में क्या कहेंगे, इधर अगर P0 है तो दूसरी साइड में कम होगा, क्योंकि इधर ज्यादा रखना है ना कॉनकेव साइड में, तो दूसरी साइड में कम रखना, और कितना कम, 2T/R। तो यहां देखो क्या लिखा गया, P0 इज माइनस 2T/R। और ऐसे इसमें देखो, इसमें ऊपर प्रेशर P0 है और इसमें कॉनकेव साइड नीचे है ना, ऊपर तो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में प्रेशर कम रहेगा और कॉनकेव में ज्यादा, तो नीचे जो बी पॉइंट है वहां पर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, और कितना, 2T/R। तो समझ में आ गया ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो कॉनकेव सरफेस के जस्ट नीचे जितना ऊपर है उसमें से -2T/R कर दो, और कॉन्वेक्स के जस्ट नीचे जितना ऊपर है उसमें +2T/R कर दो। यानी कि कॉनकेव साइड में हमेशा आपको ज्यादा रखना है प्रेशर, कॉन्वेक्स साइड में कम रखना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको दो ही मेनली तो दो ही एग्जांपल रहते हैं ना, कौन सा, वाटर ग्लास, मरकरी ग्लास, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर बनेगा कॉनकेव, यहां पर बनेगा कॉन्वेक्स। तो अगर ऊपर में P0 ले लिया तो कॉनकेव वाले में नीचे कर दो -2T/R और कॉन्वेक्स वाले में नीचे कर दो 2T+R, ठीक है। अब आप उसको समझा दिया गया, ट्रिक आपको बता दी गई, इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, बाकी आप याद कर लो, उसको याद ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, सोचना नहीं पड़ेगा एट द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल। जैसे आपने ऐसा बबल भी देखा होगा, जैसे कभी कपड़े धुल रहे हैं या कहीं कहीं पर वो जो बबल फॉर्मेशन वाला होता है वो आप यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई बार दो बबल चिपक जाते हैं। तो अगर वो चिपकते हैं और अगर आपने एनालाइज किया हो तो आपको वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है कि एक ऐसे चिपका हुआ और दूसरा बिल्कुल ऐसा स्फेरिकल फॉर्म। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया और नहीं दिया तो कभी करके देख लेना, जो जहां पर वो कांटेक्ट में होंगे वहां का शेप इन दोनों के स्फेरिकल शेप से कुछ डिफरेंट आपको नजर आएगा, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्यों होता है पहले वो समझ लें, और अगर वो डिफरेंट है तो रहेगा तो स्फेरिकल ही, ठीक है, क्योंकि जो भी सरफेस है उसकी टेंडेंसी हमेशा स्फेरिकल बनने की रहेगी, तो रहेगा वो स्फेरिकल ही। लेकिन वो अलग टाइप का अगर सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब वही हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है, ठीक है।
देखो जरा यहां पर कि ये वाला एक बड़ा बबल दे दिया गया और एक छोटा बबल, दोनों बबल आपस में चिपक गए इस तरीके से, तो ये इनका कांटेक्ट हो गया, यहां और यहां के बीच में दोनों कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो इतना पार्ट, तो जितना पार्ट ये कांटेक्ट में नहीं है वहां का रेडियस तो R2 है, इस छोटे वाले का R1 है। अब आपको एक चीज तो पता है कि P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो P1 है ये ग्रेटर होगा किससे, P2 से, P1 ग्रेटर देन P2, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर कम। अब आप सोचो कि अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें, ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, तो इधर वाला जो बबल है बाकी सब कहीं तो प्रेशर वही रहे P1, तो यहां भी P1 रहेगा, लेकिन इस इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये दोनों के कांटेक्ट में है, तो ये अपना प्रेशर इसके ऊपर लगाएगा कितना, P1, और ये वाला बड़ा बबल है इसमें भी सब कहीं प्रेशर P2, तो ये इधर से अपना प्रेशर लगाएगा कितना, P2 लगाएगा। तो जितनी दूर में ये कांटेक्ट में है इतना पार्ट, जितनी दूर में ये कांटेक्ट में है उतनी दूर में क्या होगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा P1 और इधर से प्रेशर पड़ेगा P2। P1 है ज्यादा क्योंकि इसका रेडियस कम है, और P2 है कम क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर नेट प्रेशर इस सरफेस पर कितना होगा, P1 माइनस P2, इधर से P1 इधर से P2, तो नेट कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2, और जो ज्यादा वाला है वो डोमिनेट करेगा, ये ज्यादा है, तो इसीलिए आप देखो अंदर की तरफ, इधर की तरफ दबा हुआ है, इधर साइड में, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बदल गया, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो गया, R के बराबर हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप यहां पर देखो कि अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि इस R की वैल्यू क्या है, तो देखो क्या लिखा गया, P is equal to 40/R होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P1 ग्रेटर देन P2 बिकॉज R1 लेस देन, वही सब सारी चीजें समझाई गई जो वही लिखी गई। सो फॉर इंटरफेस P is equal to P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। अब आप देखो जैसे इंटरफेस की रेडियस R है, तो यहां पर जो प्रेशर हो जाएगा वो क्योंकि बबल है तो 40 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। P1 और P2 क्या हो जाएंगे, P1 और P2 अगर आप P1 देखो तो वो भी तो 40 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई R2, तो 40 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो यहां से 40 और 40 हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। उसी को थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, R1 R2, और यहां आ जाएगा R2 माइनस R1, एंड दैट इज इक्वल टू 1/R। अगर इसी को हम सॉल्व करके दिखाएं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी को आप पलट दो, तो जब पलटेंगे तो R ऊपर जाएगा, R1 R2 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R1 R2 पान R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस। इसी को सॉल्व कर लिया गया बस, और कोई बड़ी चीज थोड़ा, मैंने ये करके भी दिखा दिया। वहां यहां बचेगा 1/R, यहाँ हो जाएगा 1/R1 1/R2, तो एलसीएम लेंगे R1 R2, इधर जाएगा R2 इधर जाएगा R1, तो R2 माइनस R1/R1 R2 पलट देंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, हालांकि ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं तो तुरंत डराइव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है।